हेलो बच्चों, सार्विन सीबीएसई फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बिहार बोर्ड के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं और है ना, इसके लिए हम लोग जो है इस चैप्टर को ऑलरेडी शुरू कर चुके थे और इसमें जो बचा हुआ पार्ट था है ना, उसको हम लोग करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम था जो कि हमने पिछले क्लास में शुरू किया हुआ था, भारत संसाधन एवं उपयोग। और इसी पिछले क्लास में है ना, हमने ये भी बताया था कि संसाधनों को अलग अलग आधारों पर बांटा गया था। अब हम उसी संसाधनों को काफी विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा, संसाधनों के प्रकार। क्या है? संसाधनों का प्रकार। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग आधार पर देखेंगे। हम लोग लगभग 4 अलग अलग आधारों पर देखेंगे और इसको काफी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, है ना। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जल संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अब हम यहाँ देखेंगे कि जल संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है। तो जल संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। कहने का मतलब है कि सजीव है ना, अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए जितने भी एक्टिविटीज वो यूज करता है और अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जितने भी उनमें लक्षण यूज करता है, वो सारे के सारे लक्षण है ना, अगर किसी संसाधन में है तो हम उस संसाधन को जल संसाधन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसका हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं है ना, तो मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया और मत्स्य हो गया। ये सारे के सारे है ना सजीव चीजें हैं, सजीव वस्तुएं हैं। इसीलिए जो है इसको हम जल संसाधन बोलते हैं। तो जल संसाधन सिंपल है ना, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं। अजैव संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें सजीव के कोई लक्षण ना हो। सजीव के कोई लक्षण ना हो, कहने का मतलब ये है कि जो एक सजीव है ना, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो एक्टिविटीज करता है, जैसे कि सांस लेना, खाना खाना है ना, दौड़ना, मूवमेंट करना है ना, और एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है ना, तो सांस लेना, तो ये सारे के सारे सजीव के लक्षण होते हैं है ना, जो कि अजैविक संसाधन में नहीं होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अजैविक संसाधन को निर्जीव वस्तुएं या निर्जीव संसाधन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल देंगे। तो इस एग्जांपल में जितने भी चीजें आएंगी वो सारी की सारी निर्जीव होंगी और निर्जीव में किसी भी तरीके की सजीव का लक्षण नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे चट्टाने हो गए, धातु हो गए, खनिज हो गए, ये सारे के सारे है ना अजैविक संसाधन है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ये आसान है। दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा उपयोगिता के आधार पर ना संसाधनों को पुनः 2 भागों में बांटे गए हैं। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं कि वैसे संसाधन ना जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत किया जाता है ना, वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब ये है ना कि हम जो है ना उस वस्तु को बार बार प्राप्त कर सकते हैं और बार बार प्राप्त करने के लिए हम 3 अलग अलग चीज यूज करते हैं। एक तो जो है भौतिक प्रक्रिया के द्वारा हम उसको दोबारा प्राप्त करते हैं, दूसरा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम प्राप्त करते हैं बाय द रिएक्शन, और तीसरा जो है ना हम यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा भी हम उस चीजों को दोबारा प्राप्त करते हैं, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार। तो वैसा संसाधन को हम है ना नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल और विद्युत। ये ऐसी ऊर्जा है जो कि कभी समाप्त नहीं होती है। जब तक पृथ्वी रहेगी है ना, जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक जो है ना इसका उपयोग करते रहेंगे और इसका निर्माण करते रहेंगे इन फ्यूचर ना। तो ऐसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है ना। तो अनवीकरणीय संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है और इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये पुनः चक्रीय नहीं होती है।
पुनः चक्रीय नहीं होने का सेंस ये है या लंबे समय तक इसको बनने में टाइम लगती है, इसका मतलब ये है कि जब एक बार, है ना, एक बार जब ये समाप्त हो जाता है तो इसको बनने में लाखों साल, करोड़ों साल लग जाते हैं। रीजन ये है कि ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण से ये संसाधन का एक नया रूप मिलता है। लेकिन, है ना, जब इसको कंटिन्यूअसली तरीके से जब इसका दोहन किया जाएगा तो आने वाले जल्दी ही समयों में ये तुरंत खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस संसाधन को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, इसीलिए ऐसे संसाधन को हम लोग काफी बेहतर तरीके से और अच्छे से मैनेजमेंट करके उपयोग करेंगे, ताकि हमारी आने वाली न्यू जनरेशन है वह न्यू जनरेशन इसका उपयोग कर पाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब दूसरा, जैसे कि इसका एग्जांपल पढ़ेंगे कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, और ये जीवाश्म ईंधन ऐसे संसाधन है जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण से इसका फॉर्मेशन होता है, और ये, है ना, अगर एक बार समाप्त हो जाएगी, है ना, तो आने वाले कई दशकों तक, कई सालों तक और कई करोड़ों वर्षों तक जो है इसका यूज और इसका निर्माण होने में टाइम लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है, चलते हैं आगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर, है ना, क्या पढ़ेंगे? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटे गए हैं, है ना। कितने भागों में बांटे गए हैं? 4। वो कौन कौन से 4 चीजें हैं, है ना, जो कि स्वामित्व के आधार पर बांटे गए हैं? पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। हम इसको एक एक करके जो है जानेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। तो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, कहने का मतलब है कि ऐसा संसाधन जिस संसाधन में किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, मतलब किसी खास व्यक्ति का होता हो, वैसे संसाधन को हम यहाँ पे व्यक्तिगत, है ना, संसाधन बोलते हैं। जैसे कि जमीन का टुकड़ा हो गया जिसको भूखंड बोलेंगे, और जो है घर हो गया। तो ये सारे के सारे ऐसे संसाधन है ना, जो कि किसी व्यक्तिगत के अंतर्गत आता है, और उस संसाधन में किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है ना, दूसरा हम पढ़ेंगे सामुदायिक संसाधन क्या होता है। तो सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसमें किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है। वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति या खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, तो वैसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क और भी बहुत सारे चीजें हैं, है ना। तो वो उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उसमें पूरे कम्युनिटी का अधिकार होता है, और उस जगह पे जितने भी लोग हैं उनका अधिकार होता है। तो वैसे संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। राष्ट्रीय संसाधन जिसको हम बोल सकते हैं नेशनल रिसोर्स। यह संसाधन क्या होता है? तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र जैसे जो है जमीन और जंगल। कहने का मतलब है कि, है ना, किसी भी नेशन का अगर कानूनी तौर पर, है ना, अगर उस देश का अधिकार हो, तो वैसे संसाधनों को हम जो है राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जमीन और जंगल, ये दोनों राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि भारत एक देश है, भारत एक राष्ट्र है, और उस राष्ट्र का, है ना, जितने भी उनका टेरिटरी होती है, उन सारे टेरिटरी पे, है ना, किसका अधिकार होता है? राष्ट्र का अधिकार होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। चौथा हम देखेंगे क्या अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों पर नियंत्रण जो है अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। कौन करती है? अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, जो किसी क्षेत्र, है ना, जो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर सभी महासागरीय क्षेत्र, है ना, है ना, किसके अंतर्गत आता है? तो ये सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। और इस अंतरराष्ट्रीय संसाधन को कंट्रोल कौन करती है? अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इसकी पहचान कैसे होगी, है ना? तो इसकी पहचान वहां होगी जो कि अगर समुद्र
के तट से 200 किलोमीटर अंदर, है ना, तक देश की कोई ना कोई देश का अधिकार होता है, किसी न किसी देश का उसमें मतलब अधिकार होता है। अगर, है ना, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद जितने भी जो है एरियाज आएंगी वो सारे के सारे महासागरीय एरियाज, है ना, अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आएगी और उस पे, है ना, अंतरराष्ट्रीय संस्था, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, अधिपत्य होगा और वो अपने अनुसार वहां पे काम करेंगे, है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो स्वामित्व के आधार पर हमने संसाधन को 4 भागों में बांटा था और इसको हमने काफी बेहतर तरीके से पढ़ा, ठीक है। अब हम यहाँ चौथा पढ़ेंगे कि विकास के आधार पर, किसके आधार पर, विकास के आधार पर भी हम संसाधन को कितने भागों में बांटते हैं, 4, है ना। विकास के आधार पर हम संसाधन को कितने भागों में बांटते हैं, 4। वो 4 कौन कौन सी है ना, वो 4 कौन कौन सी है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पहला है कि संभावित संसाधन, है ना। क्या है, संभावित संसाधन। ये संसाधन क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होती है ना, या उपयोग में आने की संभावना होती है, वैसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं, है ना, संभावित संसाधन। कहने का मतलब ये है कि, है ना, हमको पता है कि जब हम किसी संसाधन को उपयोग करेंगे तो इन फ्यूचर, है ना, उसकी संभावना है कि हाँ, है ना, उस संसाधन का हम उपयोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में और अपनी नीड को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो वैसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन बोलेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि वो संसाधन कैसे होगी। जैसे कि मैं यहाँ बात करूं कि गुजरात है ना, और राजस्थान है। तो गुजरात और राजस्थान, है ना, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे संभावना बन रही है कि वहां पे कौन कौन सी ऊर्जा यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा, तो पवन ऊर्जा, ठीक है, और नेक्स्ट जो है सौर ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा और दूसरा है सौर ऊर्जा। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, है ना, ये गुजरात, है ना, और एवं, है ना, राजस्थान में ये संभावना बन रही है कि हाँ, वहां पे भी पवन और सौर ऊर्जा जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होनी चाहिए। ये पहला हमने देखा। दूसरा हम देखेंगे कि विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होती है, तो, है ना, विकसित संसाधन वैसे संसाधन है जो सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब उसका सर्वेक्षण कर दिया जाता है ना, इंस्पेक्शन कर दिया जाता है, एक्सपेंशन करने के बाद हम इन सारे संसाधनों का, है ना, हम मात्रा को वहां पे देखते हैं और उनकी गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। तो ऐसी, है ना, ऐसे संसाधन को, है ना, हम क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन बोलेंगे। ऐसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि भंडार संसाधन क्या होती है। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, भंडार संसाधन क्या होती है, ठीक है। तो भंडार संसाधन वैसे संसाधन है जो पर्यावरण में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है ना। तो भंडार संसाधन ऐसे संसाधन है जो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे नेचर में, है ना, तो वैसे संसाधन भरपूर मात्रा में अवेलेबल होती हैं। तो वैसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे, भंडार संसाधन। इसमें भंडार संसाधन में एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे कि H2O जिसको हम लोग पानी बोलते हैं, उसके बाद से H जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, और यहाँ पे O2 जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये ऐसे संसाधन हैं जो कि पर्याप्त मात्रा में, है ना, ये हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, जिसका प्रयोग हम लोग अपनी नीड को पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद से हम देखेंगे भंडार संसाधन हो गया। अब हम पढ़ेंगे संचित कोष संसाधन। ये संचित कोष संसाधन क्या होती है, ठीक ना। ये संचित कोष संसाधन क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि, है ना, भंडार संसाधन का ही अंश है। इसका मतलब है कि जिस तरीके से भंडार संसाधन, है ना, वातावरण में इनकी जो है बहुत ज्यादा मात्रा उपलब्ध होती है, सिमिलरली, है ना, हम बोल सकते हैं कि जो संचित कोष जो संसाधन है वो, है ना, भंडार संसाधन का ही अंश है। जैसे कि हम जो है, अगर जैसे कि वन हो गया, बांध हो गया, तो इन फ्यूचर आने वाले समय में हम इसका उपयोग करने के लिए हम पहले
ठीक है, जंगल को ग्रो करते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद से बांध बनाते हैं ताकि जब पानी इकट्ठा होगा तो आने वाले समयों में इन फ्यूचर, है ना, उसका उपयोग हम लोग पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करेंगे। इस ऐसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे? संचित संसाधन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ऊपर जो कुछ भी पढ़ा वो आपको बेहतर से समझ आ गया होगा, ठीक ना, ऐसा उम्मीद है मेरा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। ठीक ना, संसाधन नियोजन का एक मतलब है कि हम संसाधन का प्रयोग और संसाधन का जो, ठीक ना, संरक्षण कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। संसाधन का नियोजन हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे कि इसका अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं कि संसाधन नियोजन क्या होता है, तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। नॉर्मल सा सेंटेंस है, सिंपल सा लाइन है, ठीक ना, इसको हम समझते हैं कि संसाधन किसको बोलोगे, तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी बुद्धि विवेक से जब संसाधन को उपयोग करते हैं, जिससे संसाधन का दोहन नहीं होता है और संसाधन का बचाव होता है और आने वाले फ्यूचर जो है उस संसाधन को उपयोग कर पाते हैं, तो वैसे संसाधनों को, है ना, हम वैसे चीजों को, वैसे प्रक्रिया को, है ना, हम जो है संसाधन नियोजन कहेंगे। वैसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? संसाधन नियोजन कहेंगे। इसका मतलब है कि जब मुझे, है ना, बुद्धि और विवेक है ना, तब हम यहाँ पे संसाधनों का उपयोग अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर, है ना, बेहतर तरीके से करेंगे और इन फ्यूचर और भी लोगों के लिए हम उसको सेव करके रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है संचित को संसाधन नियोजन। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि भारत में हम इसका संसाधन नियोजन का प्रयोग कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ देखेंगे कि विभिन्न पहला मतलब भारत में अलग अलग प्रकार से हम संसाधन का नियोजन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, जो पहला है कि, है ना, विभिन्न प्रदेशों में, है ना, विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और सर्वेक्षण करना। करने का मतलब है कि अगर संसाधन का नियोजन किया जाए तो सबसे पहले इसको बेहतर तरीके से देखना पड़ेगा। देश के अलग अलग प्रदेशों में संसाधन की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद से उसका सर्वेक्षण किया जाएगा कि वो कितनी क्वालिटी की है और कितनी है, ठीक है। तो ये सारा चीज दूसरा है ना, नियोजन के लिए दूसरा है कि सर्वेक्षणोपरांत, है ना, मतलब उसका सर्वे करने के बाद से, उसको देखने के बाद, है ना, हम उनका मानचित्र तैयार करेंगे, है ना, और साथ ही साथ मानचित्र तैयार करने के बाद उस संसाधन की, है ना, गुणात्मक, है ना, और मात्रात्मक आधार पर हम मापन करेंगे। गुणात्मक और मात्रात्मक आधार कहने का मतलब ये है कि उनकी क्वालिटी कितनी है ना, और उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्वालिटी और यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्वांटिटी। इसके आधार पर हम यहाँ मापन करेंगे कि कितनी अमाउंट में है वहां। तो ये सारा चीजें हम सर्वेक्षण के दौरान संसाधन के नियोजन के लिए हम करते हैं। तीसरा है कि प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन रूपरेखा तैयार करना। कहने का मतलब है कि हम इस जैसे ही इन दोनों पॉइंट को फुलफिल करने के बाद, जब हम, है ना, इसका बेहतर तरीके से देखने के बाद हम इसको प्रौद्योगिकी के तौर पर हम अपनी टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश करेंगे। और सेकंड है कि हम जो है अपनी टैलेंट के आधार पर, है ना, हम अपने टैलेंट के आधार पर लोगों को हायर करेंगे और संस्थागत नियोजन के लिए, है ना, हम यहाँ संस्थागत नियोजन के लिए हम रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा तैयार करने का मतलब ये है कि, है ना, हम उसका नींव डालेंगे कि कैसे, है ना, इन संसाधनों का उपयोग किया जा सके और संस्था कैसे रन करे। इन सारे चीजों का हम लोग यहाँ नियोजन करते हैं, है ना। कहाँ पे हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ जो लास्ट जो लाइनें हैं वो ये है कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य, मतलब यहाँ पे दो वर्ड लिखा गया है। क्या क्या है? राष्ट्रीय विकास योजना और दूसरा है संसाधन विकास योजना, ठीक ना। ये जो दोनों जो वर्ड है, ठीक ना, इन दोनों वर्ड के बीच हमें हमेशा समन्वय बनाए रखना चाहिए, मतलब इनके बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि जो है यहाँ पे किसी भी तरीके की संसाधनों के बीच अनबैलेंस ना हो और सभी बैलेंस रहे, ठीक है। तो इस तरीके से
हमने संसाधनों के प्रकार, मेन टॉपिक के तौर पर आज हमने देखा संसाधनों के प्रकार और दूसरा है संसाधन का नियोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझे होंगे। ठीक ना, अब हम इनके जो अगला जो पार्ट है वो ठीक ना अगले पार्ट में करेंगे और अगले पार्ट में ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।